हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से। वेलकम बैक टू दिस कोर्स प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स यूजिंग पाइथन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स क्या होता है? तो जैसे किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या हिंदी में कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि जो भी हम मैसेज या इंस्ट्रक्शन किसी भी पर्सन को देना चाहते हैं वो उसे क्लियरली समझ आए। ठीक इसी तरह एक कंप्यूटर को कोडिंग के जरिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को सीखते हैं जो कि उसके ग्रामेटिकल रूल्स की तरह होते हैं। अगर आप गलत सिंटैक्स लिखेंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर आपके लिखे कोड को नहीं समझ पाएगा और आपको सिंटैक्स एरर देखने के लिए मिलेगा। पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर सिंबल यानी हर कैरेक्टर या इवन स्पेस का यूज कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए ही करना चाहिए। इन्हीं रूल्स को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट ऑफ टुडेज वीडियो की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप और बात करेंगे क्यों पाइथन को डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहा जाता है। फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होने वाले स्टेटमेंट्स की। हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स को भी देखने वाले हैं और हम कमेंट स्टेटमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। कीवर्ड्स पाइथन में रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक मीनिंग और पर्पस के साथ आते हैं। ये लैंग्वेज की सिंटैक्स और स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। पाइथन कीवर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं इफ, एल्स, फॉर और डेफ। इन टोटल 35 कीवर्ड्स हैं जो आप यहां देख सकते हैं। आप कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम या किसी और आइडेंटिफायर के तौर पर अपने कोड में यूज नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर एंटिटीज को नेम देते हैं जैसे वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस और मॉड्यूल्स। एक आइडेंटिफायर लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं। पाइथन में आइडेंटिफायर्स के रूल्स को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफायर्स के रिमेनिंग कैरेक्टर्स लेटर्स, डिजिट या अंडरस्कोर का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तीसरा, आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखिए ये माय वार जो है, ठीक है, इसमें वी कैपिटल है, ये डिफरेंट है इस माय वार से जिसमें एम कैपिटल है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग तरह के आइडेंटिफायर्स हैं। चौथा पॉइंट ये है कि पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं उनको आप आइडेंटिफायर के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि आइडेंटिफायर जो है डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल होने चाहिए। छठा पॉइंट यह है कि आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। सातवां पॉइंट यह है कि आइडेंटिफायर्स की लेंथ की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आप इसे शॉर्ट और मीनिंगफुल रखिएगा। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफायर्स को इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग नेम करना चाहिए। इसके अलावा आपको नेमिंग कन्वेंशन को भी फॉलो करना चाहिए आइडेंटिफायर्स का नाम रखते हुए। जैसे वेरिएबल नेम्स जो है उनको आप लोअर केस में रखिए, कॉन्स्टेंट्स को अपर केस में रखिए और फंक्शन नेम्स के लिए आप कैमल केस का यूज करिए। चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो एक वैल्यू को होल्ड करता है और ये वैल्यू अलग अलग डेटा टाइप्स की हो सकती है। डेटा टाइप्स अलग अलग तरह के डेटा वैल्यूज के क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि एक वेरिएबल में स्टोर किए जा सकते हैं। हर एक डेटा टाइप की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है और इसमें अलग अलग ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो चलिए पाइथन के डेटा टाइप्स के कुछ एग्जांपल हम लोग यहां देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में आप किसी भी तरह के होल नंबर को जैसे 1, 2, 3, 4 या फिर 1000 इस तरह के नंबर को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक टाइप को। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोट की। ठीक है,
फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप में आप किसी भी तरह के डेसिमल नंबर को स्टोर करा सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिखा है 1.02, या फिर जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, इस तरह की वैल्यूज को आप फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करा सकते हैं। तीसरा डेटा टाइप है हमारे पास यहां पर स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप कैरेक्टर सीक्वेंस को स्टोर करा सकते हैं, जैसे यहां मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसको आप स्ट्रिंग कह सकते हैं क्योंकि ये डबल कोट्स या फिर अगर आप सिंगल कोट्स भी लिखें तो उसके विदिन आप एक कैरेक्टर सीक्वेंस को लिख सकते हैं जिसको आप स्ट्रिंग कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपने पहले प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था, वहां पे भी हमने डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखा था मैसेज, जो हमें कंसोल पे देखने के लिए मिला था। वो एक कैरेक्टर सीक्वेंस था, मतलब कुछ कैरेक्टर्स को प्लेस करके हमने वो मैसेज लिखा था, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही था। ऑलराइट, चौथा डेटा टाइप जो है वो है बुलियन। ओके, बुलियन। बुलियन डेटा टाइप जो होता है वो दो ही वैल्यू कंटेन कर सकता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसका यूज हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो हम आगे चलकर देख लेंगे। ओके, इन चार डेटा टाइप्स को प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं। इसके अलावा भी और टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें हम इस कोर्स में आगे चलकर पढ़ेंगे। ओके, यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहां पर ये जो ए बी सी डी है यही हमारे वेरिएबल्स हैं। ओके, और इसमें जो भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो यहां पर हम ये इक्वल साइन का यूज करके पुट कर रहे हैं। ओके, इस इक्वल साइन को प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। हम ऑपरेटर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से जानेंगे। ऑलराइट, पाइथन में वेरिएबल्स डायनेमिकली टाइप्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा यहां पे मैंने सीधा लिखा a = 1। यही अगर मैं जावा या C++ टाइप की लैंग्वेज में लिख रहा होता तो मुझे पहले से ही बताना पड़ता अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरप्रेटर या कंपाइलर को कि इस ए का टाइप क्या है। वहां पे मेरे को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता। ठीक है, यहां तो मेरे को ए एरर दे देगा, लेकिन जावा में मेरे को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता कि int a = 1। ठीक है, लेकिन यहां मुझे ऐसा नहीं लिखना पड़ रहा है क्योंकि पाइथन को रन टाइम पे ही पता चल जाता है कि ये जो a है इसका डेटा टाइप क्या होगा। इसीलिए हम पाइथन को डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। यहां पे हमें एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, ये रन टाइम पे अपने आप ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। ओके, देखिए यहां पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, एक और चीज होती है टाइप। इस टाइप का एक जो है फंक्शन होता है हमारे पास, इसके अंदर अगर मैं कोई भी वेरिएबल लिखूं a या b या c तो ये मुझे उसका टाइप बता देगा। ठीक है, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके विदिन मैं ये टाइप लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर देखिए जैसे यहाँ पे मैंने a लिखा। ओके, इसको सेव कर देता हूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा यहाँ पे इस ट्रायंगल आइकन को प्रेस करके। तो आप ये देखिए यहाँ पे लिखा आएगा क्लास int। इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो वेरिएबल a में जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। ओके, ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पे a को बदल के b कर दूं, ओके, और फिर इसको मैं रन करूं तो देखिए यहाँ पे फ्लोट लिखा आ रहा है कि b में फ्लोट टाइप की वैल्यू है। c के लिए भी एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको। तो c में आप देखिए यहाँ पे str यानी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ये बता रहा है। d के लिए ट्राई करते हैं और इसको मैंने रन किया तो देखिए यहाँ पे बूल यानी बुलियन टाइप की वैल्यू d में है। इस तरीके का हमें यहाँ पे पता चल रहा है। इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, अब फाइनली हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट एक कमांड या इंस्ट्रक्शन होती है जिसे कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। यह प्रोग्राम का एक फंडामेंटल यूनिट होता है जो एक प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करता है। स्टेटमेंट वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन करने, कैलकुलेशन परफॉर्म करने, डिसीजन लेने और प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहां पर हमने जो ये देखे, यहां पे जो हमने ये असाइनमेंट किए, ये भी एक तरह के स्टेटमेंट्स हैं और ये जो है ये इंडिपेंडेंटली आप इनको रन कर सकते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे प्रोग्राम के। ये जो स्टेटमेंट्स यहां पे लिखे हैं ये चारों के चारों जो हैं ये असाइनमेंट टाइप के स्टेटमेंट्स हैं। और भी तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। अभी हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं इनपुट और आउटपुट हम कैसे यूजर से ले सकते हैं और कैसे यूजर को दिखा सकते हैं इन पाइथन। ओके,
तो यहां मैं इस फाइल पे जाता हूं statement.py पे, ठीक है। अब हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसी इनपुट को हमें वापस यूजर को दिखाना है तो हम किस तरीके से उसको आउटपुट दे सकते हैं। आउटपुट्स हमने इससे पहले भी टर्मिनल में दिखाना कैसे है वो हम सीख चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में याद करिए, हमने हेलो वर्ल्ड जो है मैसेज प्रिंट किया था। बट इस प्रोग्राम में हम यूजर से ही इनपुट लेंगे और उसी को हम एज आउटपुट देंगे। ओके, तो देखिए यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं ए नाम का और इसके सामने मैं लिख रहा हूं इनपुट। ये फंक्शन मैंने यहां लिख दिया। सिर्फ इतना लिखने से अब मेरे प्रोग्राम में ये फंक्शनैलिटी है कि ये प्रोग्राम एक इनपुट ले लेगा यूजर से और उसको ए के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो यहां अगर मैं लिखूं प्रिंट ए, ओके, प्रिंट ए और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, ओके, तो देखिए यहां पे कर्सर जो है टर्मिनल पे है। अब मैं यहां पे अगर जैसे वैल्यू मैं यहां पे लिखूं 12 और एंटर करूं तो ये देखिए ये वापस से 12 जो है मेरे टर्मिनल पे आ रहा है, वो इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है। ये थोड़ा आपको एम्बिग्यूअस लग सकता है क्योंकि ना इनपुट के लिए मेरे पास कोई स्टेटमेंट है ना आउटपुट के लिए, तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इनपुट में गया और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स लिखे, ओके, और फिर मैंने यहाँ लिखा एंटर अ नंबर, ओके, एंटर अ नंबर। इसको लिखने से अब जब नेक्स्ट टाइम मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँगा तो वहाँ पर मुझे ये मैसेज देखने के लिए मिलेगा एंटर अ नंबर, ओके। और वही प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लिखता हूं, ठीक है, योर नंबर इज, ओके, योर नंबर इज, ठीक है, और यहां पर मैं एक कॉमा डाल के इसको सेपरेट कर देता हूं इन दोनों चीजों को, ओके। तो जब मेरा आउटपुट आ रहा होगा तो वहां पे मेरे को सामने दिखेगा योर नंबर इज और फिर उसके बाद ए, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से रन करता हूं और यहाँ पे नंबर डालता हूँ मैं 12, ओके, और एंटर करता हूँ तो यहाँ लिखा रहा है योर नंबर इज 12, ऑलराइट। तो इस तरीके से मेरा इनपुट और आउटपुट जो है दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, ओके, टाइप और यहाँ पैरेंथेसिस के विदिन में लिख रहा हूँ ए, ओके। तो आप गैस करिए कि यहाँ पे इसका टाइप क्या होगा, ओके। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये इंटीजर टाइप होगा क्योंकि अगर मैं वैल्यू 12 लिखूंगा तो वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है। बट देखते हैं कि हमें यहाँ पे कंसोल में आंसर क्या मिल रहा है। तो यहाँ मैंने इस प्रोग्राम को दोबारा से रन किया, ठीक है, एंटर अ नंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 12, ठीक है, योर नंबर इज 12। लेकिन देखिए यहाँ पे टाइप वाला जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है उसने मुझे यहाँ पे दिया क्लास str, यानी ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ओके। हम जब इनपुट से डायरेक्टली कोई भी वैल्यू जो है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की होती है। अगर मुझे इस ए को, ठीक है, अगर मुझे इस ए को इंटीजर टाइप का बनाना है तो देखिए मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। ये जो इनपुट स्टेटमेंट है ना, मैं इसको रैप कर सकता हूं इंट इस टाइप के फंक्शन के अंदर, ठीक है, इस टाइप के फंक्शन के अंदर। अब देखिए वापस से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और यहाँ 12 लिखा तो ये देखिए अब मेरे पास क्लास इंट, ठीक है, यानी अब ये समझ रहा है कि ये जो ए है वो एक इंट टाइप का वेरिएबल है, यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ओके। सिमिलरली देखिए अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँ, ठीक है, और उसमें कुछ इंटीजर वैल्यू लिख दूँ, ठीक है, तो फिलहाल जो है ये बी का जो टाइप है, ठीक है, टाइप और ये बी, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, ये ए हटा देता हूं यहाँ से, ठीक है, इसकी ज़रूरत अब यहाँ नहीं है। इसको जब मैं प्रिंट कराता हूं, ठीक है, तो आप देखिए इंट टाइप का ये वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर str के अराउंड इसे रैप करा दूँ, str के अराउंड इसे रैप करा दूँ और फिर ये वापस से इसको रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्लास str, यानी अब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ओके। सिमिलरली अगर मेरे को इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे फ्लोट में इसको रैप करा दूंगा, ओके, फ्लोट में रैप करा दूंगा और इसको रन कर दूंगा। पहले से सेव कर देते हैं तो आप देखिए ये फ्लोट टाइप का हो गया है। तो इसका मतलब आप डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं बाय रैपिंग दीज विद इन दीज फंक्शंस, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर आपको प्रिंट स्टेटमेंट यानी आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ए को 12 असाइन कर दिया, बी को यहाँ मैंने असाइन कर दिया हेलो, ओके,
और सी को असाइन कर दिया मैंने यहाँ पर 3.14। ओके, अब मुझे ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में प्रिंट करने हैं, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? तो देखिए आप, यहाँ मैं प्रिंट लिखूंगा और उसके बाद A, B, C इस तरीके से लिख दूंगा और फिर मैं इसको वापस से रन कराता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है 12 स्पेस हेलो स्पेस 3.14। ओके, अब देखिए मुझे यहाँ पे बीच में ये स्पेसेस नहीं चाहिए बल्कि मुझे कॉमास चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा SEP, ओके, सेपरेशन के लिए, और फिर यहाँ डबल कोट्स के विदिन मैं कॉमा लिख दूंगा। ओके, कॉमा लिख दूंगा और फिर इसको वापस से मैं रन कराऊंगा। तो आप देखिए तीनों के बीच कॉमास आ रहे हैं, ना कि स्पेस। कॉमा हटा के अगर आपको कुछ और लिखना है, जैसे मैं यहाँ कोलन लिख देता हूँ, ओके, और फिर इसको रन कराता हूँ, तो आप देखिए अब कोलन आ रहे हैं तीनों के बीच में। ऑलराइट, एक और चीज़ यहाँ पर जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर अगर मैंने A प्रिंट कराया और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से मैंने B प्रिंट कराया, तो ये दोनों अलग अलग लाइंस पे आएंगे। ओके, अलग अलग लाइंस पे आएंगे। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर A के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर यानी नेक्स्ट लाइन को जाने के लिए एक कैरेक्टर पाइथन अपने आप ही लगा देता है। इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं यूजिंग एंड। ओके, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर यानी नेक्स्ट लाइन जिससे ये चला जाए उसको हटाकर यहाँ पे सिंपली स्पेस डाल सकता हूँ। तो अब ये सेम ही लाइन में A और B में जो वैल्यूज़ है प्रिंट हो जाएंगी कुछ इस तरीके से 12 स्पेस हेलो। ओके, अब देखिए, अब मैं इस फ्लोट वैल्यू को कुछ यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि हमें फ्लोट की सिर्फ कुछ डेसिमल प्लेस तक ही रिक्वायरमेंट हो, इतने बड़े हमें डेसिमल के बाद रिक्वायरमेंट ना हो। तो इस केस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट के अंदर यहाँ पर इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर C, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज साइन लिखूँगा और उसके बाद लिखूँगा 0.2F, ओके, स्पेस परसेंटेज साइन C। ओके, अब देखिए अगर मैंने इसको रन किया यहाँ पर, तो ये देखिए C जो है 3.14 इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे मैं बीच में इक्वल साइन दे देता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आए। ओके, तो C इक्वल्स टू 3.14। तो यहाँ पे इतनी बड़ी जो वैल्यू थी C में, जहाँ पे 3.1432 काफ़ी सारे ऐसे डेसिमल के बाद नंबर थे, अब सिर्फ 2 जो डेसिमल प्लेसेस हैं वहीं तक आ रहे हैं। वो इस 0.2 की वजह से हो रहा है। ओके, अगर उसको 0.3 कर दूं तो अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आएगा। तो आप देखिए 3.143 इस तरीके से हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके, एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस C को हटाकर यहाँ पर मैं मान लीजिए A डाल दूँ, A इक्वल्स, ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँ सपोज 8D, ओके, और यहाँ पे C हटाकर मैं यहाँ पर A लिख दूँ। ओके, तो आप देखिए अब क्या होगा। यहाँ पर इसको मैंने एग्जीक्यूट कराया, अब ये जो A है इसको ये 8 जो प्लेसेस इससे पहले हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब जो ये है ये 8 प्लेसेस में इस A को फिक्स करने की कोशिश करेगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर इस स्पेस तक तो यहाँ पर हमने खुद ही लिखा है यहाँ पर। ओके, इसके बाद आप काउंट करना शुरू करिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप देखिए, तो इसने इस स्टेटमेंट का यूज करके, ठीक है, ये जो हमने परसेंटेज 8D लिखा, इस A को 8 प्लेसेस में लिखना यहां पे शुरू किया है। ओके, अगर आप यही स्पेस यहां पर लेफ्ट में ना देके राइट में देना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर एक माइनस अपेंड कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूं और इसको रन कर देता हूं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट में ना होकर राइट में स्पेसेस हैं। ओके, तो इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके आप उस नंबर को डिजायर्ड नंबर ऑफ प्लेसेस में फिट कर सकते हैं। फिर चाहे आप उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस लेफ्ट में डालना चाहें या राइट में डालना चाहें। ओके, यहाँ पर एक और टाइप की स्टेटमेंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जिनको हम कमेंट स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये जो कमेंट स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए नहीं होता है। ठीक है, मतलब पाइथन इस स्टेटमेंट को उठा के बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को नहीं बताएगा। तो फिर हम इन स्टेटमेंट्स को क्यों लिखते हैं? इन स्टेटमेंट्स को हम इसलिए लिखते हैं कि हमने कुछ कोड किया हुआ है, कुछ लॉजिक, तो उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट हम अपने फेलो डेवलपर्स को कन्वे कर सकें,
या फिर हम खुद के लिए ही वो लिख रहे हो एज अ नोट, ठीक है, जैसे हम नोट बनाते हैं ना, उस तरह हम उस कोड का कुछ नोट लिख रहे हो जो हम खुद उससे रेफरेंस ले सके बाद में, तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम कमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। इसको लिखने के लिए आप सिंपली बस ये एक हैश सिंबल टाइप करिए और उसके बाद आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं दिस इज अ कमेंट, ओके। अगर आपका कमेंट कुछ बड़ा है और शायद वो एक लाइन में ना आ जाए, तो आपको हो सकता है कि 3-4 लाइनों में कुछ कमेंट लिखना हो या ज्यादा भी, तो इसके लिए आप क्या करें, 3 डबल कोट्स लिखें, ठीक है, और 3 डबल कोट्स उसके बाद लिखें और इसके बीच में आप अपना जो कमेंट है वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूं दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो यहां पे आप एक लाइन लिख सकते हैं और इसी को मैं कॉपी कर देता हूं और इसको यहां पेस्ट कर देता हूं 2। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइंस ऑफ कमेंट लिख सकते हैं यूजिंग दिस, ठीक है। आप चाहें तो ये जो डबल कोट्स यहां पे लिखे हैं ना आपने, इसको हटा के यहां पे सिंगल कोट्स लिख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, तो यहां पे ये सिंगल कोट्स के विद इन भी आप ये लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से यहां हटाइए, कट कर दिया मैंने, और ये 3 सिंगल कोट्स बिगनिंग और 3 सिंगल कोट्स क्लोजिंग के बीच में मैंने ये कमेंट्स लिख दिए। तो ये इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट्स जो हैं यहां पर आ गए, ओके। तो इस तरीके से यहां पे मैं स्टेटमेंट्स को रैप अप कर देता हूं। और भी तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट्स, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि किस किस तरह के ऑपरेटर्स हमें पाइथन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगी 150 प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल एंड रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेल और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री फिलहाल के लिए मिलेगा DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स एंड दिस कोर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे खोलकर भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।